स्टूडेंट्स, हेलो, हाउ आर यू? बेटा अभी तक आपने 16 ग्रुप फैमिली को पूरा पढ़ लिया, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजन फैमिली। उसमें आपने ऑक्सीजन को और सल्फर को बहुत ही डिटेल में समझा। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन हमने एक्सप्लेन किया, उसको डिकोड किया, साथ में जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स हो सकते थे वो भी डिस्कस किए। अब बारी है उन पूरी फैमिली पर डिस्कशन करने के, किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, नीट में किस तरह से आते हैं, जेई में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, या जेई मेंस में कैसे आते हैं, जेई एडवांस में कैसे आते हैं। एक एक करके हम हर लेवल की चीजों को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट जेई मेन, then we will discuss about NEET, then we will discuss about JEE Advance. Okay, let's discuss about the questions based on 16 group family, sulfur family, oxygen family, basically that is called oxygen family, और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। अभी अभी पहला क्वेश्चन जो कि 2021 में आया है बेटा, इसी साल आया है क्वेश्चन। द नंबर ऑफ एसओ बॉन्ड्स प्रेजेंट इन सल्फ्यूरस एसिड, क्वेश्चन है the number of SO bonds present in sulfurous acid peroxide sulfuric acid and pyrosulfuric acid. Are first option 2, 3 and 4, second option 1, 4 and 3। बेटा 1-2 लेक्चर्स के बाद कोशिश है कि मुझे हाथ से लिखना ना पड़े और आपको पूरा की पूरा पीपीटी मिल जाए। इसके लिए मैं उसके लिए कोशिश में लगा हूं और मोस्ट प्रोबेबली इंशाल्लाह 3-4 डेज में इस पे हम लोगों को वर्क मिल जाएगा, ताकि ये इन चीज़ों में हमारा टाइम वेस्ट ना हो कि पूरा बोलना पड़ता है फिर उसको देखना पड़ता है। तो ये पूरा की पूरा लिखा लिखा है पीपीटी, उस क्वेश्चन के एग्जाम के साथ कि कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में आया है उसकी मैं पीपीटी तैयार करा रहा हूँ। जैसी स्लाइड्स तैयार हो जाती हैं हम इन पे वर्क शुरू कर देंगे। ठीक है। द नंबर ऑफ एसओ बॉन्ड्स प्रेजेंट इन सल्फ्यूरस एसिड, peroxide sulfuric acid and pyrosulfuric acid are। पहली बात पता है क्या है, यहाँ पे सबसे मेन क्या है, यहाँ पे सबसे मेन है कि आपको इनके फॉर्मूले पता होना। दूसरी बात सबसे मेन है कि इनके बारे में, फिर इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होना। जब तक ये इंफॉर्मेशन नहीं होगी आपको, दुनिया का कोई भी तरीका ऐसा नहीं है कि एसओ बॉन्ड्स को आप बता पाए। तो सल्फ्यूरस एसिड, जैसा कि हमें याद है, सल्फ्यूरिक एसिड होता था H2SO4 और सल्फ्यूरस एसिड होता था, यानी कि जिसको हम सल्फ्यूरस एसिड कह रहे हैं, वो होता था H2SO3। और अगर हमें फॉर्मूला मिल जाता तो उसका फिर डायग्राम भी बनाने में नहीं है। हम सब जानते हैं एक लोन पेयर यहाँ पे होता था, या H2SO3, ये तरीका होता था इसका। peroxide डाइसल्फ्यूरिक एसिड, peroxide डाइसल्फ्यूरिक एसिड मींस डाइसल्फ्यूरिक, ये सल्फ्यूरस एसिड हो गया। peroxide डाइसल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2S2O8। देखिए आपको याद हो, सल्फ्यूरिक एसिड का डबल कर दीजिए और इससे हाइड्रोजन को निकाल दीजिए, peroxide डाइसल्फ्यूरिक एसिड आ जाएगा। या एक और तरीका आपको मैंने बताया था पायरोसल्फ्यूरिक एसिड के बारे में, अगर थोड़ा सा आइडिया और चाहते हो आप, तो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड H2SO7 होता था, H2S2O7 होता था। और पायरोसल्फ्यूरिक एसिड को अगर हम यहाँ पे बात करें तो दैट विल बी H2S2O7 होता है बेटा, H2S2O7 का पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, ये H2S2O8 होता है। इसको हम यहाँ से शुरू करेंगे और H2S2O8 के बारे में, H2S2O7 के स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से आप लोग जानते हो। ये आपका आएगा याद होगा आपको, ये होता था
यहाँ पे एक ओ और आता था तो यहाँ पे एक और ओ आ जाता था, है ना। आई थिंक मुझे लगता है याद होंगी चीज़ें, अगर याद होती है तो बहुत आसानी हो जाती है। जैसे एस ओ है आपका, और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे, ये सल्फर होता था, और इसके बारे में हम कह सकते हैं ये OH आ गया। देखिए ध्यान से, H2SO3 में सिर्फ एक 1, H2SO8 में 4 SO बॉन्ड से 1 2 3, कोई बॉन्ड पता हो तो इसमें भी 4 ही है, 1 2 3 4। पेरोक्साइड बॉन्ड किसमें है, किसमें क्या है, अगर कोई और इन्फॉर्मेशन में पूछता, तो अगर स्ट्रक्चर आपके पास है तब आप कोई भी इन्फॉर्मेशन, तब तो कोई मसला ही नहीं है। इट मीन्स द आंसर विल बी 1,4,4, तभी सी नहीं डी, दिस इज डी, 1,4,4 ये राइट ऑप्शन होगा। इस तरीके से ये एग्जाम जेई मेन 2021 में आया बेटा, 2021 में आया ये क्वेश्चन, अभी लास्ट ईयर आया है क्योंकि करंट एग्जाम का है। होप यू अंडरस्टैंड वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बारे में। रिएक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक सल्फाइड एक्स, क्वेश्चन है कि रिएक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक सल्फाइड, ये पूरा डिटेल में, मैं थोड़ा सा स्पेस इसमें कम आ रहा है तो दिक्कत हो रही है। ऐसे लिख लेते हैं, रिएक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक सल्फाइड जेई मेन सितंबर 2020 सेकेंड एग्जाम, जेई मेन सितंबर 2020 सेकेंड मेन एग्जाम, सितंबर में जो 2020 में सेकेंड जेई मेन का एग्जाम हुआ था उसमें ये है, जेई मेन सितंबर 06 2020, 6 सितंबर 2020 को हाँ जो एग्जाम हुआ था कोरोना में, जो एग्जाम कोरोना का टल गया था तो उसकी वजह से आगे किया गया था। रिएक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक सल्फाइड एक्स इनऑर्गेनिक सल्फाइड एक्स with dilute H2SO4 with dilute H2SO4 generates compound by reaction of Y with NaOH, reaction of Y with NaOH gives X. Further, the reaction of X with Y, further the reaction of X and water affords compound Z. X, Y and Z respectively are. Y and Z respectively are. Basically this was a question, ये क्वेश्चन था।
इस क्वेश्चन को हम लोगों को डिस्कस करना था। एक बार नजर दौड़ा लीजिए कैसे पॉसिबिलिटी है, क्या बन सकता है इसके बारे में। इफ यू वांट टू थिंक अबाउट इट, अगर आप इस पर थोड़ा सा भी सोचना चाहते हैं तो थोड़ा सा सोच के देखिए। You will get J-main to 2020 reaction of inorganic sulfite X with dilute H2SO4 generates compound Y. Reaction of Y with NaOH gives X. Further, the reaction of X with Y and water affords compound Z. Y and Z are respectively are. Y और Z क्या हो सकते हैं? Let's discuss about Y and Z. Y and Z के बारे में हम समझते हैं कि Y और Z क्या हो सकते हैं। इनऑर्गेनिक सल्फाइड X विद डाइल्यूट H2SO4। सबसे पहले तो इनऑर्गेनिक सल्फाइड है, इनऑर्गेनिक सल्फाइड विद डाइल्यूट H2SO4 सल्फाइड है। लेट्स टेक सल्फाइड मींस समझ गए, SO3 2 माइनस। सल्फेट का मतलब होता है SO4 2 माइनस विद डाइल्यूट H2SO4। कोई इनऑर्गेनिक सल्फाइड है, Na+ है या K+ है, व्हाटएवर यू वांट टू टेक, and that is reacting with H2SO4, dilute H2SO4. तो सल्फाइड अगर हम यहाँ पे देखें, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो सल्फाइड तो सल्फेट में चला जाएगा, प्लस ये जो सल्फर था, ये सल्फर तो इसका रिडक्शन हो जाएगा, तो ये रिडक्शन होकर SO2 में चली जाएगी। SO2 और यस, यहाँ से ये बनेगा। जैसे मान लीजिए अगर आपने यहाँ पर Na2SO3 लिया होता तो Na2SO3 लेने पर आपको ये मिल जाता Na2SO4 SO2 प्लस H2O। बैलेंसिंग आप करोगे तो इसी तरीके से बैलेंसिंग होगी ना। देखिए बैलेंसिंग ऑलरेडी है, SO2 और H2O ये सब मिल गया तो ये बैलेंसिंग हो गई आपकी। H2SO4 से आपका ये चीजें बन गई, ठीक। Generates compound Y. Reaction of Y with NaOH gives X. Reaction of Y with NaOH. अब Y कौन है? ये Y है, ये Y है। अब देखिए ये आपको हिंट देगा इस बात से, इस तरीके से आप इस चीज को समझेंगे कि रिएक्शन ऑफ Y NaOH gives X. X कौन है? X ये है। यानी दोबारा से X हमें मिल जाए तो ऐसा कौन हो सकता है? ऐसा तो एक ही बात हो सकती है भाई, ये इसका मतलब ये Y होगा, क्योंकि अगर ये आपका NaOH के साथ करेगा तो ये तो सिंपल आपका NaOH के साथ करेगा, बेसिक मीडियम में चला जाएगा तो फिर उल्टा सल्फाइड में पहुंच जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। इसका मतलब SO2 से अगर आप NaOH की बात करेंगे तो ये आपका फिर से Na2SO3 यानी SO3 यू कैन से, या SO3 2 माइनस आपको मिल जाएगा, X मिल जाएगा। इफ यू आर टेकिंग Na, चलिए मान लीजिए को ले लेते हैं, Na2 कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। Na2SO3 लिख दिया, या फिर मैं सिर्फ SO3 2 माइनस लिख देता, तब भी कोई बात नहीं थी। फर्दर द रिएक्शन ऑफ X विद Y, फर्दर द रिएक्शन ऑफ X विद Y, यानी कि अगर मैं ये Y लूं और ये मैं फिर से X के पास पहुंच गया, फर्दर द रिएक्शन ऑफ X विद Y गिव कंपाउंड Z। अच्छा, ये बिल्कुल वैसे ही रिएक्शन है ना, जैसे Na2CO3 बनता था, फिर कार्बन डाइऑक्साइड उसमें और फ्लो कराई जाती थी, तब वो NaHCO3 बन जाता था, यानी कार्बोनेट वाई कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता था। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शंस के बारे में हम कल बात कर रहे थे कि सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शंस तो बिल्कुल वैसे ही होती हैं जैसे CO2 की रिएक्शंस होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि SO2 यहाँ पर SO2 यहाँ पर वाटर, देखिए ये भी साथ में दिया है कि वाटर के साथ आप करेंगे एंड अफोर्ड्स कंपाउंड Z और उसके बनता है। तो ऑब्वियसली आप सब जानते हो अच्छे से कि Na2SO3 मतलब सोडियम सल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड में कन्वर्ट हो जाता है, एसिडिक सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, नॉर्मल सॉल्ट एसिडिक सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, NaHSO3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस इज योर Z। मींस यू कैन से Y और Z कौन है, तो आप कह सकते हो Y SO2 है और Z आपका Na है। इसमें जो ऑप्शन मिलेगा ना, वो मैंने ऑप्शन इसलिए नहीं लिखे थे क्योंकि बोर्ड पे स्पेस कम था, लेकिन ऑप्शन आपको C मिलेगा।
सी ऑप्शन होगा। आप एग्जाम में वहां पे देख लीजिएगा अपने आप, तो कि ये किसी भी नेट पे चेक कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चन को चेक कर सकते हो बेटा। डिस्कशन में क्वेश्चंस का खास करता हूँ जो एग्जाम में आए हुए होते हैं और जो आ सकते हैं, उनकी पॉसिबिलिटीज के बारे में बताता जाऊंगा आपको कि कैसे कैसे क्वेश्चन में क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं और किस तरीके से चीजें आ सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन हम लोग हमेशा इससे लिखेंगे व्हाइट से, और सॉल्यूशन इसका हमेशा लिखेंगे येलो से, ताकि और अच्छे से विजिबिलिटी हो जाए। let's see the question. Next question. If the boiling point of H2O is 373, the boiling point of H will be, बहुत ही आसान क्वेश्चन आया 2020 फर्स्ट में, जेई मेन 2020 फर्स्ट में, जेई मेन फर्स्ट 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करने जा रहे हैं वो जेई मेन 2020 फर्स्ट वाले का है। जेई मेन फर्स्ट कई स्टेप में हो रहा था, है ना। तो इसमें हम देखते हैं, देखिए, इफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2 इज 373 Kelvin, the boiling point of H2S will be फर्स्ट ऑप्शन है लेस देन 300 केल्विन। फ्रिक्शन की वजह से हम ऐसे ही लिखेंगे। सेकेंड ऑप्शन है इक्वल टू 373। मुझे लगता है ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आया है, आपको याद आ गया होगा, मैं समझता हूँ आपने सोच लिया होगा अभी तक। क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ पे दिया हुआ है मोर देन 373, और ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है आपका ग्रेटर देन 300 बट लेस देन 373, ग्रेटर देन 300 बट लेस देन 373। देखिए कोई ना कोई एक, इतनी जितना भी आसान क्वेश्चन आ जाए, पर आईआईटी के में कुछ ना कुछ ऐसी ब्यूटी होती है कि आपको सोचने के लिए मजबूर कर दे। अब हमें बिल्कुल एक पहली नजर में एक बात समझ में आ रही है, पहली नजर में एक बात समझ में आ रही है क्या, कि भाई देखो H2O में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से H2O अपने पूरी फैमिली में भी हाइड्राइड्स होते हैं। चाहे देखिए H2O क्या है, ऑक्सीजन का हाइड्राइड है। सल्फर, सेलेनियम, टेरिलियम, पोलोनियम, ये सब ऑक्सीजन के हाइड्राइड्स हैं। अब आप सब जानते हो ये अकेला ऐसा है जो लिक्विड है, बाकी तो सब बहुत ही कमजोर गैसेस होती चली जाती हैं, सब गैसेस हैं। तो इवन की फिजिकल स्टेट तक बदल गई है, तो वो किसकी वजह से बदली है, एंड दैट इज ड्यू टू बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ऑब्वियसली इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, तो इन सब का मेल्टिंग पॉइंट इनसे कम ही होंगे। तो पहले तो हमें बिल्कुल साफ साफ नजर आ रही है कि लेस देन 300 केल्विन, 300 केल्विन से कम होना चाहिए। इक्वल टू 300 लेस देन 300 केल्विन पहला, फर्स्ट है लेस देन 300 केल्विन। ठीक, देखिए दूसरा ऑप्शन है इक्वल 73, तीसरा ऑप्शन है देखिए इक्वल टू 373 हो नहीं सकता, मोर देन हो नहीं सकता, लेकिन चौथे ऑप्शन पे उसने सोचने के लिए आपको मजबूर कर दिया, ग्रेटर देन 300 केल्विन बट लेस देन 373 केल्विन। अब आप समझिए जरा, अगर आपको उसका डेटा का थोड़ा इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर आपको उसके डेटा के बारे में बहुत एग्जैक्टली क्लियर नहीं है, तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ 100 डिग्री सेल्सियस की, तो वाटर का हो गया
100 डिग्री सेल्सियस वाटर का हो गया, तो इसका मतलब 373 हो गया। ठीक, अब ये दे रहा है कि पहला ऑप्शन दे रहा है 300 केल्विन से भी कम है, इसका मतलब उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। और दूसरा ऑप्शन में दे रहा है कि लेस देन 373 बट ग्रेटर देन 300 केल्विन। देखिए ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया गया। सोचने के लिए मजबूर कर दिया गया। सवाल उठा कि अगर जब तक हमें ये अंदाजा क्या है, सो वी कांट डू एनीथिंग, है ना। यू नो वेरी वेल कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है तो हम इस बात को कह सकते हैं जरूर, हम इस बात को जरूर कह सकते हैं कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट ये 373 आ रहा है, तो फिर H2S तो बहुत ही वीक होना चाहिए। आपको पता है H2S का बॉइलिंग पॉइंट, अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट आपका मान लीजिए इससे क्या निकल के आता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये पता है कितने में होता है, ये माइनस में होता है, यानी -60 के करीब होता है, -60 डिग्री करीब होता है। सोचिए कितना बड़ा डिफरेंस है। अगर ये 73 केल्विन भी कम होता ना, तब भी यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड या कुछ होता बॉइलिंग पॉइंट, तो इसका मतलब ये तो H2S रूम टेम्परेचर पे बॉइल करती हुई दिखती। क्या आपको बॉइल करती हुई दिखती है कहीं पर? ये तो जो 300 केल्विन है, ये 300 केल्विन तो रूम टेम्परेचर हुआ ना, 298 केल्विन तो रूम टेम्परेचर हुआ। तो क्या हमें अब आप ये हमें डेटा तो याद नहीं होगा, लेकिन एक कॉमन सेंस अगर आप लगाओगे तो ये सोल्यूशन आप पा सकते हो। कॉमन सेंस कैसे लगाओगे? ये कौन सा टेम्परेचर है? ये टेम्परेचर ऑलमोस्ट रूम टेम्परेचर है। तो टेल मी वन थिंग, क्या H2S को आप उबलते हुए देखते हो? अगर ये रूम टेम्परेचर पे उबल रही होती, बॉयल हो रही होती, तो आप नेचुरल फॉर्म में, ये बॉइलिंग फॉर्म में मिलती है आपको, पर ऐसा तो नहीं है ना, गैस के फॉर्म में देखते हो। इसका मतलब ये है इसका बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा नीचे है। भाई गैस कब कोई चीज बनती है? रूम टेम्परेचर पे ये गैस ही होती है ना। जब रूम टेम्परेचर पे गैस होती है तो इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट के बाद ही तो कोई चीज गैस में कन्वर्ट होती है, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट बहुत पहले होगा, यानी गैस इसके ऊपर से ये गैस बननी शुरू हो जाएगी। समझ गए? तो इससे आप कॉमन सेंस लगा सकते हो कि इसका बॉइलिंग पॉइंट 300 से केल्विन से कम ही होगा, क्योंकि हो सकता है ये डेटा आपको याद ना हो, और वो चाहता भी नहीं कि आपको याद हो। वो चाहता ये कि आप रूम टेम्परेचर पर क्या H2S हमारी बॉयल हो रही है, क्या हमें कहीं कोई गैस बॉयल होती हुई दिखाई दे रही है? नहीं। समझ गए इस बात को? यस। मुझे लगता है अब आपको की गहराई समझ में आई होगी। देख कर लगा होगा बहुत हल्का है, लेकिन इस ऑप्शन ने आपको बिल्कुल डिस्टर्ब कर दिया कि यार ये क्या होगा क्या। अब आपको सोचना पड़ेगा डेटा, पर डेटा आपको याद एग्जैक्टली हो जरूरी तो नहीं है, तो थोड़ा सा सोचो कि तो रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर गैस बॉयल होती है? नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The number of bonds between sulfur and oxygen atoms in, and the number of bonds between sulfur and oxygen atoms in rhombic sulfur मार्शल एसिड, ये थोड़ा मिसप्रिंटिंग है तो इसको मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा। मार्शल एसिड एंड नंबर ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन बॉन्ड्स इन
रोम्बिक सल्फर, देखिए क्वेश्चन स्ट्रक्चर में फिर आता है। ये इस वाली जो ये वाला 16 ग्रुप है, इसमें स्ट्रक्चर पे बहुत बार क्वेश्चन आया है। 15 ग्रुप में भी स्ट्रक्चर पे बहुत बार क्वेश्चन आया है, इसीलिए बहुत सारे स्ट्रक्चर मैंने आपको डिस्कस किए। अब जरा मार्शल एसिड की बात करें तो मार्शल एसिड कौन होता है भाई? मार्शल एसिड होता है H2SO8। और रोम्बिक सल्फर कौन होता है? सल्फर होता है एसिड। एसएस बॉन्ड होगा इसमें, एसएस बॉन्ड, हाँ, नंबर ऑफ एसएस बॉन्ड्स इन रोम्बिक सल्फर। तो अब इसमें एसओ बॉन्ड डिस्कस किया है और इसमें एसएस बॉन्ड पूछा है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन में लिखने में गलती थी, इसको हम समझते हैं जरा। इसको देखते हैं, इसको देखते हैं। तो ये आ गया, ये वाला आया। और इसको देखते हैं, एसिड, एसिड के डिस्कशन करते हैं। तो ये एसिड, इफ दिस इज इन कमिंग इन द फॉर्म ऑफ दिस सल्फर, सल्फर 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 सल्फर, ये एसिड। आप सब जानते हो एसिड को, यू नो वेरी वेल एसिड H2SO4। एसओ बॉन्ड्स कितने हैं यहाँ पर? नंबर ऑफ एसओ बॉन्ड्स इन मार्शल एसिड, अब देखिए उसने ये नहीं कहा है कि एस डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड या एस सिंगल बॉन्ड ओ बॉन्ड। यहीं पर एक कंफ्यूजन है। आप लोग कई बार ऐसे ऑप्शन देखेंगे, अब ऑप्शन में ऐसा दिखाई देगा कि यार ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन एक्चुअली क्या है इसमें, देखिए ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन में जो दिया है वो क्या है? ऑप्शन में पहला ऑप्शन दिया हुआ है 4,6, 4 and 6। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 8 and 8। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है 8 and 6। फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है 4 and 8। ये दिए हुए हैं सारे के सारे। अब इससे आप जब मैच कराओगे ना, इससे चीजों को देखोगे, तो आपको अगर एसओ बॉन्ड्स के बारे में बात करनी है और इफ यू आर थिंकिंग अबाउट एस ओ बॉन्ड, यहाँ तो सिंपल सी बात हो गई कि ये आपके 8 हैं, एसएस बॉन्ड हो गए। तो एसएस बॉन्ड तो यहाँ से एक निकल आया कि भाई 8 हो गए। इसका मतलब ऑप्शन में या तो ये सही होगा या ये सही होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। अगर आप यहाँ पर एसओ बॉन्ड सिर्फ एस सिंगल बॉन्ड ओ ले रहे हो तो ये आंसर आ जाएगा, समझ गए? एस डबल बॉन्ड ओ भी लोगे तो भी ये आंसर आ जाएगा। इन दोनों तुमने लिया तो आंसर यही आ जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा। लेकिन एक बात सोचो ना, कहीं पर ये डिफाइंड है क्या? जब ये डिफाइंड नहीं है कि एस और ओ के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड लेना है कि डबल बॉन्ड लेना है, व्हेन इट इज नॉट स्पेसिफाइड, सो यू हैव टू टेक इन बोथ। आपको दोनों ही लेने पड़ेंगे। उस सिचुएशन में आप दोनों ही लोगे तो आप यहां से एसओ बॉन्ड दोनों ही लोगे, यानी एसओ बॉन्ड भी लोगे और ये भी लोगे। ओके, so from here you can see that this you can take it, आप ऐसे ले सकते हो कि नंबर ऑफ एसओ बॉन्ड्स, एसओ 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 8 बॉन्ड्स। इसके 4 हैं, इसके 4 हैं, टोटल मिलाकर 8, यानी कि आंसर होना चाहिए बी, 8,8 नंबर ऑफ एसओ बॉन्ड्स एंड नंबर ऑफ एस सिंगल बॉन्ड ओ बॉन्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था 2020 जेईई मेन फर्स्ट में। दिस क्वेश्चन हैज कम इन 2020 जेईई मेन फर्स्ट। जेईई मेन फर्स्ट में ये क्वेश्चन हमारे पास आया था।
लेट डिस्कस न्यू क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन के बारे में हम लोग, गुड क्वेश्चन। The oxo acid of sulfur that does not contain bond between sulfur atoms. The oxo acid of sulfur that does not contain bond between doesn't contain bond between sulfur atoms. फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है H2S4O6, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है H2S2O3, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है H2S2O7 और देखिए फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है H2S2O4। The oxo acids of sulfur that does not contain bond between sulfur atoms. Solution. The oxo acids of sulfur that doesn't contain bond between sulfur atom, ऐसे एटम्स के बीच में किसमें बॉन्ड नहीं है? That doesn't contain bond between sulfur atoms, किसमें बॉन्ड नहीं है? जरा समझिएगा। H2S4O6, H2S2O3, H2S2O7, H2S2O4 किसमें बॉन्ड नहीं है बताइए? The oxo acid of sulfur that doesn't contain bond between sulfur atoms. सोचिए जरा, डायग्राम सबके बनाइए, खुद ही क्लियर हो जाएगा कि किसमें है और किसमें नहीं है। सबके डायग्राम बनाइए, अपने आप क्लियर हो जाएगा किसमें एसएस बॉन्ड है, किसमें एसएस बॉन्ड नहीं है। देखिए वैसे तो आपको हिंट दे दूं बिना सॉल्व किए, फिर आपको डायग्राम भी बना देता हूँ, चेक भी करा दूंगा। फिर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो इतना लंबा सॉल्व नहीं, मतलब बनाना नहीं पड़ेंगे डायग्राम, टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। कैसे? ये तो मेरे को पक्का है कि ये परऑक्सो, ये आपका पायरो सल्फ्यूरिक एसिड होता है और इसमें एसएस बॉन्ड नहीं होता, ये पक्का है। और क्वेश्चन है सिंगल ऑप्शन वाला, तो ये आंसर हो सकता है, कोई बिना टेंशन के लगा दो सी। एक तो ये बिल्कुल सिंपल तरीका हो गया। अभी अभी आपने H2S2O7 का बनाया ही था, फिर से आप बना लो। आप सब जानते हो इजीली कि भाई ये चीज आपकी पक्की है, दिस इज योर H2S2O7, तो इसमें कोई एसएस बॉन्ड नहीं है, तो ये तो पक्का है कि। अब सवाल उठता है कि सर बाकी गलत क्यों है? अगर इस बात पर आप पहुंचे और आपको हर किसी चीज का डायग्राम बनाना हो तो दैट इज डिफरेंट थिंग, वो हम आपको बना के दिखा देते हैं। अब आपने कहा कि सर बाकी के सब गलत क्यों है, उसके लिए हाँ आपको जरूर बनाना। बाकी सोल्यूशन अगर सही ढूंढना है तो सही की तो ट्रिक मैंने आपको बता दी भाई, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है।
चलिए हम बात करते हैं H2S4O6 की। H2S4O6 में क्या होता है देखिए जरा। H2S4O6 में बेसिकली क्या होता है, लेट्स सी। H2S4O6 है, यानी कि 2 ऑक्सीजन ऐसे आएंगे, 1 ऑक्सीजन ऐसे आएगा, बाकी सबके सब 4s ऐसे आएंगे, क्योंकि फिर बचे हैं 3 और A को तो H के साथ आना ही है। इट मीन इट विल बी H2S4O6। SS बॉन्ड यहाँ पर 1। अगर कभी कोई पूछ लेता कितने SS बॉन्ड है, 1 2 3 SS बॉन्ड है ना। यहाँ पर एक बात सवाल उठता है कि 3 SS बॉन्ड, 4s डबल बॉन्ड O बॉन्ड है, 2 SO बॉन्ड है। सब चीजें तो क्लियर हो जाती है ना, डायग्राम बना लिया तो फिर बॉन्ड लिखने की क्या जरूरत है, वो तो सब आप अपने आप ही कर लोगे। सेकेंड ऑप्शन क्या है, H2S2O3। अब H2 है O3 है। इसमें एक सबसे बड़ी बात देखिए, सबसे पहले कैसे दिमाग लगाया करिए कि सिंगल ऑक्सीजन तो ऐसे जाएगा भाई, बाकी 2 ऑक्सीजन तो H के साथ जाने ही जाने हैं, क्योंकि H अकेले नहीं जुड़ेगा। अब एक सल्फर बचा, बाकी सब हो गए, तो सल्फर को ऐसे ऐड कर दो। तो अगर ना भी आए तो तरीका बनाने का चीजों को, कोई जरूरी नहीं है कि हर चीज आपको दिमाग में रखी हो। थिंक, कॉमन सेंस, नॉलेज, कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशन, इन सब पे वर्क करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर आपका एस एस बॉन्ड अगर देखा जाए तो एस एस बॉन्ड एक है। ये तो नहीं कहा है ना कि एस सिंगल बॉन्ड के एस डबल बॉन्ड, सिर्फ इतना कहा है कि बॉन्ड बिटवीन एस एस, तो वो सिंगल भी हो सकता है। देन वी आर गोइंग टू H2S2O4। अब ये H2O4 था, तो H2S2O4 भी ऐसे ही कर लीजिए। यहाँ पर कहीं पर एक और ऑक्सीजन बढ़ा दीजिए, बस बात खत्म हो गई। H2S2O4, तो एक और चीजों कुछ बढ़ा दीजिए। इसमें क्या है भाई, मान लीजिए आपको ये बनाना है H2S2O4, तो देखिए एक बात तो कंफर्म हो गई कि सल्फर के साथ ये होगा, और दूसरा सल्फर भी है, तो इसके साथ भी एक H होगा, ठीक। अब बात बताइए 2O है, तो एक काम करिए ना, दोनों को ऐसे कर दीजिए और बाकी इसको ऐसे ऐड कर दीजिए, तो H2S2O4 बन गया। देखिए हर जगह पे SS बॉन्ड है, पर H2S2O7 में कोई SS बॉन्ड नहीं है। H2S2O7 में कोई SS बॉन्ड नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर, तो यू विल सी हियर, ये तो बिना उसके होता है, ये हो गया H2S2O7। इस तरीके से ये चीजें आपके आ गई, ठीक है। मुझे लगता है अभी तक के क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही वही लिखे तो अच्छा रहता है, नेक्स्ट पेज यूज कर लेते हैं। इफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिश, नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 अप्रैल, जे मेन 2018 का सेकेंड वाला पेपर वी आर गोइंग टू डिस्कस। हम लोग अभी तक जेई मेन के क्वेश्चन से डिस्कस कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि इन KO2 द नेचर ऑफ ऑक्सीजन स्पीसीज एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एटम आर। इन KO2 the nature of oxygen species and the oxidation state, the nature of oxygen species, nature of oxygen species and the nature of oxygen species and the oxidation state of oxygen। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा, वेरी इजी क्वेश्चन। KO2 को मुझे लगता है ज्यादातर लोग जानते होंगे। देखिए KO2 आप
के O2 में देखिए, याद रखिएगा इस बात को, हमेशा पोटेशियम जो एल्कली मेटल होते हैं +1 पे होते हैं, तो ऑक्सीजन को यहाँ पे -1 पे आना पड़ेगा। याद रखिएगा, अगर ऑक्सीजन पे, सिंगल ऑक्सीजन पे 2- होता है तो ये ऑक्साइड होता है, अगर सिंगल ऑक्सीजन पे माइनस होता है तो ये परऑक्साइड होता है, और अगर सिंगल ऑक्सीजन पे -½ होता है तो ये सुपर ऑक्साइड होता है। आप मुझे बताइए यहाँ सिंगल ऑक्सीजन पे कितना होगा? सिंगल ऑक्सीजन पे तो -½ ही होगा ना, तभी तो 2 ऑक्सीजन पे -1 आया। अगर सिंगल ऑक्सीजन पे -½ है तो इट मीन्स ये सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में है। तो यहाँ पर इसका जो नेचर है वो सुपर ऑक्साइड है, और इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -½ है। याद रखिएगा इन बातों को। अगर सिंगल ऑक्सीजन, अब इसको हम वैसे कैसे दिखाते हैं, O2-, इसको नॉर्मली कैसे दिखा देते हैं, -2, इसको नॉर्मली कैसे दिखा देते हैं, -1, नॉर्मली ऐसे दिखाई देता है ये हमें। तो अगर ऐसे फॉर्म में है तो ऑक्साइड, ऐसे फॉर्म में है तो परऑक्साइड, ऐसे फॉर्म में है तो सुपर ऑक्साइड। मतलब क्या है, ऑक्सीजन पे आ जाओ तो -1, -½ अगर सिंगल ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट की बात आए तो। ओके, ये ऑक्सीडेशन नंबर में, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के तरीकों में मच। क्वेश्चन नंबर, देखिए स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन बहुत बार आए हैं, बहुत बार आए हैं, हर साल क्वेश्चंस आए हैं। 2017 में एक क्वेश्चन फिर से आया कि नंबर ऑफ SO, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इस फैमिली में स्ट्रक्चर्स को दिमाग में रखना बहुत जरूरी है, और स्ट्रक्चर्स के बारे में प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है मैंने हर वैरायटी के स्ट्रक्चर्स का डिस्कशन आपके साथ कर लिया, कोई भी वैरायटी का स्ट्रक्चर आपके साथ नहीं बचा है, चाहे वो एनसीईआरटी में दिया था या एनसीईआरटी में नहीं दिया था। The number of SO and SOH bond, the number of SO and SOH bond present in peroxodisulfuric acid, peroxodisulfuric acid, समझ में आ गया? सल्फ्यूरिक एसिड, इसी को नाम दे दो मार्शल एसिड। पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड होता तो कैरोज एसिड होता। कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था। द नंबर ऑफ SO एंड SOH बॉन्ड्स प्रेजेंट इन पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड एंड पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरो मतलब हीट। देखिए ये सबसे ज्यादा, ये 3-4 सबसे ज्यादा आते हैं, तो इनको अपने दिमाग में तो बिल्कुल रख ही लीजिएगा। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का मतलब मैंने कैसे ड्राइव करके बताया था, 2SO4 को ऐड करो, उससे वाटर निकाल दो, H2SO7 बन जाएगा। बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं, देखिए वही क्वेश्चन, वही स्ट्रक्चर आपके सामने बार बार आ रहा है। H2SO7 आया, और ये देखिए H2SO8 से आया। अब आप क्या करोगे, स्ट्रक्चर बनाओ, और स्ट्रक्चर तो अब आपको, मुझे लगता है इतनी बार मैंने बनवा दिए हैं कि आप जो H2SO7 है ये वाला तो आपको दिमाग में सेट हो गया होगा बिल्कुल। ये H2SO7 है, और ये H2SO8, इसमें तो दोनों में कोई बहुत बड़ा फर्क ही नहीं है। इट बिकम श्योर। ये आपका मार्शल, ये आपका पेरोक्सोडाइल मार्शल एसिड है, और ये आपका पेरोक्सोडाइल सल्फ्यूरिक एसिड। SO बॉन्ड और SOH बॉन्ड, SOH बॉन्ड इसमें कितने हैं? ऑप्शन तो पहले मैं आपको बता दूं, 2 and 2। देखो ऑप्शन कैसे दिए हुए हैं, जरा देखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है 2 and 2 and 2 ऐसे करके, 2 and 2 और फिर N2 N2 ऐसे दिया हुआ है।
सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है एनी नंबर ऑफ एस्ट्रो एंड SOH बॉन्ड, पहले वाले में दूसरे वाले में 2 and 4, 2 and 4, 2 and 4, 2 and 4, सी ऑप्शन दिया हुआ है 4 and 2, 2 and 4, 4 and 2, 2 and 4, फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है 4 and 2, 4 and 2, 4 and 2, 4 and 2, ये दिया हुआ है आपका 4 and 2, 4 and 2, ये दोनों इंफॉर्मेशन दी गई है आपको। तो जब ये दोनों दिए गए हैं तो इसमें अब आप चेक कर सकते हो कि वेयर आर द योर आंसर 4 and 2, 4 and 2। चलिए इसको देखते हैं। नंबर ऑफ एसओ बॉन्ड्स, एसओ बॉन्ड 1 2 3 4 4 एंड SOH बॉन्ड 2, यानी 4 and 2 वाला तो ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है। अब एसओ बॉन्ड्स 1 2 3 4 और SOH बॉन्ड 1 2, यानी 4 and 2 वाला इसमें भी सही है। ऑप्शन ठीक होना चाहिए, ऑप्शन ठीक होना चाहिए डी। बहुत बार बार क्वेश्चन अगर किसी पे आ रहा है तो किस पे आ रहा है, बार बार क्वेश्चन आ रहा है तो स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन बेस्ड आ रहा है कि कैसे स्ट्रक्चर को किस तरीके से किया जाता है। टाइम कितना हुआ? 46 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, देखिए बोल रहा हूं आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट 2016 में आया है। The SSS bond angles in S8 and S6 rings are the same. Rhombic and monoclinic sulfur have S8 molecule. S2 is paramagnetic like oxygen. S8 ring has a crown shape. बिल्कुल देखिए मुझे पहला ऑप्शन ही गलत दिखाई दे रहा है। कैसे हो रहा है देखिए मैं आपको बताता हूं। द रोम्बिक, पहली बात तो ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन में जो दिया है वो दिया है कि द SSS बॉन्ड एंगल्स इन S8, SSS बॉन्ड एंगल्स इन S8 एंड S6 आर सेम, यही गलती है। ध्यान से देखिए आप, ये आपका S8 है, दिस इज योर S8, और यहाँ पर कल भी मैंने आपको बताया था ये जो एंगल होता है ये 107.7 के करीब होता है। और S6 में कौन सा स्ट्रक्चर था, चेयर वाला, ये वाला। अब यहाँ पे जो एंगल होता है ये 102 डिग्री होता है, 102.5 डिग्री होता है। तो ये दोनों बॉन्ड एंगल डिफरेंट है, सबके सब S हैं, तो पहला ऑप्शन ही आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। फर्स्ट ऑप्शन ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा ऑप्शन है रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर, बिल्कुल सही। रोम्बिक और मोनोक्लिनिक सल्फर दोनों के ही जो मॉलिक्यूल्स का केमिकल का फॉर्मूला होता है वो एसिड होता है। रोम्बिक में या मोनोक्लिनिक, और मोनोक्लिनिक में भी अगर कोई ऐसा होता है जैसे मोनोक्लिनिक में बीटा या गामा, दोनों चीजें मैंने आपको डिस्कस की थी। और जो S6 होता है ना, इसे तो एंजल एप्सिलॉन सल्फर बोलते हैं, एंजल सल्फर, बहुत नया नाम दे रहा हूं आपको। S2 इज पैरामैग्नेटिक लाइक ऑक्सीजन, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, सॉरी 1000 केल्विन के ऊपर अगर हम भयंकर हीट दें तो S जो होता है सल्फर S2 के फॉर्म में मिलता है, लाइक ऑफ ऑक्सीजन इट इज पैरामैग्नेटिक। ये इन्फॉर्मेशन कल ही मैंने आपको दी थी, मतलब लास्ट टर्म पे दी थी, लास्ट वीडियो में दी थी। इसके बाद एसिड रिंग हैज अ क्राउन शेप, बिल्कुल सही, क्राउन शेप का स्ट्रक्चर होता है। तो ऑल ऑप्शंस आर और स्टेटमेंट्स आर ओके। The single statement, first option is wrong, and he is asking about incorrect statement. So the right option. So the right option is A.
वन मोर वेरी गुड क्वेश्चन एडवांस 2016 का। चलिए एडवांस वाला क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग तो अलग से करेंगे ना। तो जो एडवांस में भी सिंगल ऑप्शन के क्वेश्चन आते हैं तो उनमें से क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसके अलावा वी विल डिस्कस अबाउट सम मोर क्वेश्चंस। 2008 का एक क्वेश्चन है हमारे सामने, aqueous solution of Na2H2O3 on reaction with Cl2। 2008 में आया है। अब शुरू में अच्छे क्वेश्चंस थे, बाकी तो पहले हल्के क्वेश्चन आते थे। देखिए एग्जाम लगातार बढ़ता चला जा रहा है, बहुत अच्छा होता चला जा रहा है। aqueous solution of Na2CO3 on reaction with Cl2, aqueous solution of Na2CO3 Na2H2O3 on reaction with Cl2 on reaction with Cl2 gives, फर्स्ट ऑप्शन है Na2H4O6, सेकेंड ऑप्शन है NaHSO4, थर्ड ऑप्शन है NaCl, फोर्थ ऑप्शन है NaOH। Aqueous solution of Na2H2O3 on reaction with Cl2 gives Na2H4O6, NaHSO4, NaCl और CO2। देखिए जरा ध्यान से, क्वेश्चन करिए इसको। Let's do this question. Let's do this question. इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। सवाल उठा कि सर रिएक्शन तो याद होती नहीं है, तो कैसे करें। रिएक्शन तो याद होती नहीं है तो कैसे करें, कैसे पता लगाएं कि ये क्या होगा। ये तो अपने आप में बड़ा सा अजीब सा टास्क है, क्योंकि इतने रिएक्शंस तो याद होते नहीं है सर। इनऑर्गेनिक में इतनी सारी बातें कैसे याद रहेंगी। हमने कहा बहुत सारी बातें दिमाग को लगाने से होती हैं, कॉमन सेंस यूज करने से होती हैं, बेसिक का यूज करने से होती हैं, कोई जरूरी नहीं है। पहली बात, दो ऑप्शन आप डिलीट कर सकते हो बहुत ही आसानी से। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बिल्कुल आसान सी ट्रिक कि जब आपको ये भी ना पता हो कि रिएक्शन कैसी हो रही होती है। ठीक है, तो देखिए आप Na2H2O3 है, रिएक्शन विद Cl2, एक्वस सॉल्यूशन है। एक बात ठीक, तो इसका मतलब एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Na2CO3, इसका मतलब वाटर भी है वहां पर। ठीक, तो ये एक्वस सॉल्यूशन की वजह से अब ये अगर आपका इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये दोनों, जब Cl2 इसमें पास होगी ना, तो Cl2 पास होगी तो क्या बनेगा। तो Cl2 पास होगी तो हम ये सोचेंगे यार ये तो हमारा एक सॉल्ट है। हाँ,
तो सॉल्ट है तो, और सॉल्ट भी आपका +2 पर है। तो पहली बात तो सल्फर के मेन कंपाउंड में तो कुछ ना कुछ जाएगा। मेन कंपाउंड के तौर पे NaCl या NaOH तो नहीं बनेगा, पहली बात। अब या तो ये बन सकता है या ये बन सकता है। अच्छा, वैसे तो देखिए मैं आपको बताऊं, अगर ये एक्वस सोल्यूशन नहीं होता तो ये नॉर्मली आपका Na2SO4 बनता। लेकिन याद रखिएगा, जब जैसे अगर CO2 हाइड्रोजन की वाटर के प्रेजेंस में पास की जाए या फिर Cl2 इसमें पास की जाए तो एसिडिक सॉल्ट जैसी चीजें बनती हैं यहाँ पर। तो एसिडिक सॉल्ट की पॉसिबिलिटी यहाँ पे ज्यादा है NaHSO4 बेटा, क्योंकि यहाँ पर आपको ये एसिडिक सॉल्ट का फॉर्म देगा, यानी क्या यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए ये। तो अगर आपको याद नहीं है रिएक्शंस भी, तब भी आप सोच सकते हो, दिमाग लगा सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो, है ना, बहुत इजीली। तो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, डिस्कशन करते हैं, बस ये डिस्कशन ओवर होने वाला है पूरा जेईई मेन का। डिस्कशन 2-3 क्वेश्चंस में ही ओवर होने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय ओजोन। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय ओजोन, विच ऑफ द is not oxidized by ozone। 2005 की स्क्रीनिंग का है ये। Which of the following is not oxidized by ozone। कौन ओजोन से ऑक्सीडाइज नहीं होता है? पहला Ki, फर्स्ट ऑप्शन है Ki। सेकंड ऑप्शन है FeSO4। सी ऑप्शन है आपका KMnO4 और डी ऑप्शन है K2MnO4। Which of the following is not oxidized by ozone। कैसे ओजोन से ऑक्सीडाइज होगा? भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जरूर सही है, पर के में तो अब देखिए ना ध्यान से, इसमें Fe+2 पर है, ये ऑक्सीडाइज हो सकता है। ये -1 पर है, ये भी ऑक्सीडाइज होकर I2 में चले जाएगा। ये +6 पर है, ये भी ऑक्सीडाइज हो सकता है। ये +7 पर है, ये अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। अगर कोई चीज अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर होती है तो वो फर्दर और मैक्सिमम पे कैसे जाए? इसका मतलब ये O3 क्या किसी से भी ऑक्सीडाइज नहीं होगा। सो जरूरी नहीं है, अब आप सोचने लगते हो और यार ये रिएक्शन कौन सी होगी, तो मुझे रिएक्शन याद नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि रिएक्शंस पर आपका बेस्ड क्वेश्चन हो। यहाँ पे देखिए बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय ओजोन। ओजोन से कौन ऑक्सीडाइज नहीं होगा? तो उसमें हमने एक बात सीखी कि KMnO4 यानी कि Mn जो है यहाँ पर +7 पर है तो वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। फिर K2MnO4, FeSO4, Ki, ये चीजें हमारे सामने आई। ओके।